नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चौहान आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जिसमें मैं प्रेजेंट करूँगा एक नया जावा प्रोजेक्ट जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है। हमने यूज़ किया है जावा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड थाइमली फ्रेमवर्क। डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं JPA यानी कि जावा परसिस्टेंट API एंड MySQL डाटाबेस। और ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है इक्लिप्स में विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। वैसे तो फ्रंट एंड स्टाइल्स के लिए हमने खुद ही CSS लगाए हैं, पर कुछ जगह हम बूटस्ट्रैप का भी यूज़ कर रहे हैं। खैर, ये तो बात हुई टेक्नोलॉजीज़ की। चलिए अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के फंक्शंस के बारे में। प्रोजेक्ट के फंक्शंस की बात की जाए तो हम इसमें बुक ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। जो भी बुक्स एंड स्टूडेंट्स हमने ऐड किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स देख सकते हैं। अगर कुछ गलत डाटा ऐड हुआ है तो हम बुक्स और स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन अपडेट भी कर सकते हैं या तो फिर डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी बुक को कोई स्टूडेंट को इशू कर सकते हैं या इशू किए गए बुक को रिटर्न कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, बुक इशू करना या फिर रिटर्न करना, तो ये सब ट्रांजैक्शन अपने आप डाटाबेस में स्टोर हो जाएंगे और हम इन्हें देख भी सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बुक वापस करने में देरी करता है तो उस पे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कोई फ़ाइन लगेगा और उस फाइन का पेमेंट भी हम इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। आखिर में हम किसी बुक या स्टूडेंट को उसके नाम के हिसाब से या उसकी आईडी के हिसाब से सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन है जो कि इस प्रोजेक्ट में हम कर रहे होंगे। तो बिना कोई और टाइम गवाए हुए हम हमारे प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने तो अपना इक्लिप्स खोल लिया है और मैं अब प्रोजेक्ट को रन करने वाला हूँ। सो राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट सर्वर पे रन हो रहा है। अब मैं आऊँगा अपने सर्वर पे और यहाँ पे खोल लूँगा अपने प्रोजेक्ट का URL, जो कि है localhost:9096/app/home। तो हमारे प्रोजेक्ट का होम पेज खुल गया है, जिस पे है प्रोजेक्ट का टाइटल और एक लॉगिन बटन। अब मैं इस लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो एक नया पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पे हम यूज़र डिटेल्स डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमें चाहिए दो चीज़ें, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। ये फील्ड्स मैंने अपने कोड में सेट करके रखी है और उससे कोड में जाकर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने यूज़र नेम रखा है एडमिन और पासवर्ड रखा है पासवर्ड @123। पर अगर मैं कोई गलत पासवर्ड डालता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे एक अलर्ट मिल गया है कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो मैं अब सही वैल्यूज़ के साथ ट्राई करता हूँ। अब मैं सही वैल्यूज़ डालकर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड पे हम कई सारे टैब्स या मेन्यू देख सकते हैं, जैसे कि ऐड बुक, ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो, इशू बुक, रिटर्न बुक, बुक इन्फो, ऑल रिकॉर्ड्स, फाइन पेमेंट एंड सर्च। सो वन बाय वन हम इन सारे फंक्शंस को देखेंगे। इससे पहले कि हम ऐड बुक या ऐड स्टूडेंट को देखें, मैंने कुछ स्टूडेंट्स और बुक पहले ऐड करके रखे थे, तो हम उनको पहले देख लेते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट इन्फो पे क्लिक करूँ तो हमें सारे स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैंने पहले से ऐड करके रखे थे। तो इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट्स किए थे, जैसे कि गणेश, शुभम, सना एंड सुदर्शन। सो आप भी अगर अपना नाम अगले किसी प्रोजेक्ट में देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, तो अभी हम बैक पे जाके कुछ बुक्स भी देख लेते हैं। तो बुक इन्फो पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ बुक्स की लिस्ट भी देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुल 4 बुक्स पहले ही ऐड करके रखे थे। तो चलिए अब हम सारे फंक्शंस को वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है ऐड बुक फंक्शन। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो बुक्स लाइब्रेरी में ऐड करने के लिए हमें कुछ डिटेल चाहिए होंगी, जैसे कि बुक टाइटल, ऑथर, नंबर ऑफ कॉपीज़, मतलब हम उस टाइटल के कितने बुक्स ऐड करना चाहते हैं वो, फिर कैटेगरी ऑफ बुक एंड बुक प्राइस। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोई बुक ऐड करके देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई बुक है जिसका टाइटल है ब्लैक नाइट और उसका ऑथर है कोई प्रिंस सिंह।
और हम उसकी 20 कॉपीज़ ऐड करना चाहते हैं। कैटेगरी लेट्स से हॉरर स्टोरीज़ और प्राइस है 140 रुपीज़। तो अब ऐड बुक बटन पे क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमें एक अलर्ट मिल गया है कि 20 बुक्स सक्सेसफुली एडेड टू लाइब्रेरी। तो हमारी बुक्स लाइब्रेरी में ऐड हो चुकी है। तो चलिए हम जल्दी से एक और बुक ऐड करते हैं विद टाइटल लर्न जावा, ऑथर जॉन ली, कॉपीज 10, कैटेगरी टेक्नोलॉजी एंड प्राइस 170। ठीक है, तो मैंने ये भी बुक ऐड कर लिया है और अब हम बैक जाकर बुक इन्फो पे क्लिक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे बुक सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। तो इसी तरह हम ऐड स्टूडेंट में जाकर एक स्टूडेंट भी ऐड करके देखते हैं। तो स्टूडेंट ऐड करने के लिए हमें डालना होगा स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच, ईयर, डिवीजन एंड रोल नंबर। तो अभी हमने अपने स्टूडेंट की डिटेल डाल दी है और हम ऐड स्टूडेंट बटन पे क्लिक करके अपना स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें एक अलर्ट मिल गया है कि स्टूडेंट सक्सेसफुली एडेड, और यही चीज़ हम स्टूडेंट इन्फो में जाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद लिस्ट में हम देख सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट राहुल मिश्रा ऐड हो चुका है। तो अब हम वापस जाकर एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं, लेट्स से आकाश झा, और हम बाकी के फील्ड्स को एज इट इज़ रखते हैं एंड लास्ट में रोल नंबर 1 रखते हैं और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। तो हमारा ये भी स्टूडेंट अभी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। पर अगर हम फिर से सेम स्टूडेंट ऐड करने की कोशिश करें तो ये स्टूडेंट ऐड नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐड करके। फर्स्ट नेम आकाश, लास्ट नेम झा एंड रेस्ट डेटा एज इट इज़, और मैं अब क्लिक करता हूँ ऐड स्टूडेंट पे। तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट विथ सेम डाटा इज ऑलरेडी एडेड टू रिकॉर्ड्स। इसका मतलब हम सेम स्टूडेंट 2 बार ऐड नहीं कर सकते और इससे हम डुप्लीकेट डाटा से बच पाएंगे। और एक बात कि अगर हम इनमें से कोई फील्ड खाली छोड़ दें और ऐड बटन पे क्लिक करें तो स्टूडेंट ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये फील्ड्स हमने मैंडेटरी करके रखी है। ठीक है, तो अब हम फिर से आते हैं अपने स्टूडेंट इन्फो में। स्टूडेंट इन्फो में हमें सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और एक्शन, ऐसे 4 कॉलम देखने को मिलेंगे। इस एक्शन कॉलम में हमें 2 बटन दिख रहे हैं, जिसमें एक है इन्फो का और दूसरा है डिलीट का। अगर हम इस इन्फो बटन पे क्लिक करेंगे तो हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में हम देख पाएंगे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ब्रांच, ईयर, डिवीजन, रोल नंबर, बुक इशूड, फाइन एंड ट्रांजैक्शन। बुक इशूड यानी कि इस स्टूडेंट ने अभी कौन से बुक इशू करके रखे हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने अब तक इस स्टूडेंट को कोई भी बुक इशू नहीं किया है। फाइन में हमें देखने को मिलेगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई बुक रिटर्न करने में काफ़ी देरी कर दी होगी तो उसे कुछ फाइन लग रहा होगा, और वो भी हमें यहाँ देखने मिल जाएगा। फिर लास्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी कि उस स्टूडेंट ने अब तक कौन सी बुक लिए है, कब लिए है और लौटाए हैं, यह सारी इन्फॉर्मेशन हम देख पाएंगे। तो अगर मैं अभी इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो हमें एक नया पेज मिल जाएगा स्टूडेंट ट्रांजैक्शन के नाम से। तो इसमें एक टेबल है जिसमें कि बुक आईडी, टाइटल ऑफ बुक, इशू डेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट, एक्चुअल रिटर्न डेट और फाइन नाम के कुछ कॉलम्स है। अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं है क्योंकि हमने अभी तक स्टूडेंट को कोई भी इशू नहीं करवाई या ना ही रिटर्न करवाई। तो जब हम किसी स्टूडेंट को कोई बुक इशू करेंगे तो वापस यहाँ आके देखेंगे कि ये टेबल अपडेट हुआ या नहीं। तो अभी के लिए हम चलते हैं बैक। फिर नीचे हमें अपडेट का भी बटन दिखेगा जिस पे जाकर हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ हमने गलती से राहुल का सरनेम मिश्रा कर दिया हो और उसकी ब्रांच मैकेनिकल की जगह सिविल हो, तो अब वो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देख पाएंगे कि हमारे स्टूडेंट का सरनेम और ब्रांच अब चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ज़रा पीछे आते हैं और इस डिलीट के बारे में देखते हैं। अगर हमें कोई स्टूडेंट डिलीट करना है तो हम इस डिलीट बटन पर क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस आकाश झा को डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा
तो देखिए आकाश झा नाम का स्टूडेंट यहाँ से डिलीट हो चुका है और ऊपर हमें सक्सेस का मैसेज भी मिल गया है। तो ये था स्टूडेंट इन्फो के बारे में। अब हम वापस से अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं और कुछ बाकी के फंक्शंस देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इश्यू बुक या रिटर्न बुक के बारे में बताऊँ, मैं आपको सर्च के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे बढ़ने वाली है। तो जब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये पेज खुल जाएगा, जिस पे हम 4 सेक्शन देख सकते हैं: बुक आईडी, बुक टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्टूडेंट नेम। मतलब हम किसी भी बुक या स्टूडेंट को उनके आईडी के हिसाब से या नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन को हम वन बाय वन देखते हैं। पहला तो है बुक आईडी। अगर हमें कोई बुक ढूंढना है या फिर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ से बुक की आईडी डालकर सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब कोई भी आईडी डालकर सर्च करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने आईडी डाली अभी 58 और सर्च किया तो उस बुक की इन्फॉर्मेशन मुझे दिखेगी, जैसे कि बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, प्राइस, इज इशूड और ट्रांजैक्शन। इज इशूड में अगर यस लिखा है तो इसका मतलब फ़िलहाल ये बुक किसी स्टूडेंट ने इशू कर रखी है, और अगर नो है तो ये बुक लाइब्रेरी में अभी अवेलेबल है। सेम चीज़ हम ट्रांजैक्शन आइकॉन पे क्लिक करने से भी पता लगा सकते हैं। ट्रांजैक्शन आइकॉन पे क्लिक करने से हम बुक की सारी ट्रांजैक्शन, जैसे कि बुक कब किसने ली थी और कब किसने लौटाई थी, इसके बारे में पता चल जाएगा। सेम टेबल जैसा कि हमने स्टूडेंट ट्रांजैक्शन के लिए देखा था, हमें बुक ट्रांजैक्शन के लिए भी मिल जाएगा, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, इशू डेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट और एक्चुअल रिटर्न डेट देख सकते हैं। जब हम कोई बुक इशू करेंगे तो इस टेबल पे वापस आके देखेंगे बुक ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो चलिए अब हम वापस हमारे सर्च पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे दूसरे सेक्शन में हम बुक को उसके नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट इन्फो में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे या बुक इन्फो में बहुत सारी बुक्स रहेंगी तो वहाँ से स्टूडेंट और बुक को ढूंढना मुश्किल होगा, पर सर्च फंक्शन का यूज़ करके हम आसानी से बुक या स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं। जब मैं बुक टाइटल पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारे अवेलेबल बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी, और अगर टाइप भी करूँगा तो बुक्स कीवर्ड के हिसाब से फिल्टर होकर भी आ जाएंगे। जैसे मैंने सर्च किया रॉकेट साइंस तो एक नया पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन बॉक्सेस हमें कुछ नंबर के साथ देखने को मिल जाएंगे। अभी ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोचिए, हमने जब बुक नाम से सर्च किया तो उस नाम का कोई सिर्फ एक बुक तो होगा नहीं, बहुत सारे बुक्स होंगे। तो हमें उन सारे बुक्स का आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तो ये सारे बॉक्सेस ग्रीन है, मतलब सारे बुक्स अभी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। पर जैसे ही मैं इनमें से कोई बुक किसी स्टूडेंट को इशू कर दूंगा तो इसका कलर बदल के लाल हो जाएगा। अब इनमें से भी हमें अगर किसी पर्टिकुलर आईडी के बुक के बारे में देखना है तो हम इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। जब अभी कोई बॉक्स में मैं क्लिक करूंगा तो उस बुक की इंफॉर्मेशन का पेज ओपन होगा और हम वहां से उनकी ट्रांजैक्शन वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम फिर से अपने सर्च पेज पे वापस आ जाते हैं। सिमिलरली थर्ड सेक्शन है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो हम स्टूडेंट को उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी नंबर डाल दिया यहाँ पे 96 और सर्च किया तो हम देख सकते हैं कि हमें 96 नंबर के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का पेज मिल जाएगा, और फिर हम वही सारी चीज़ें जैसे कि ट्रांजैक्शन देखना या अपडेट करना यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही मैं बैक बटन पे क्लिक करूँगा हम अपने सर्च पेज पे फिर से वापस आ जाएंगे। लास्ट सेक्शन है हमारा स्टूडेंट नेम का। तो जैसे हमने बुक को उसके नाम के हिसाब से सर्च किया था, ठीक वैसे ही हम स्टूडेंट को भी उसके नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अब मयूर पाटिल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मयूर पाटिल नाम के स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का पेज मिल जाएगा। यह तो ठीक है, पर सोचो कि सेम नाम के अगर 2 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे लाइब्रेरी में रजिस्टर हो तो ये किसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। चलिए ये भी देखते हैं। इसके लिए हमें पहले कोई सेम नाम के और अलग अलग डिटेल्स के कोई 2 स्टूडेंट ऐड करने होंगे। तो इसके लिए मैं अभी जाता हूँ अपने ऐड स्टूडेंट सेक्शन में, और मैं अभी कोई भी एक स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सचिन पवार नाम का एक स्टूडेंट ऐड कर लिया। अभी मैं फिर से सेम नाम का थोड़ी सी डिटेल चेंज करके एक और स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ।
तो इस तरह हमारे दोनों स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं फिर से हमारे सर्च पेज पे और वहाँ जाकर आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ सचिन पवार नाम के स्टूडेंट को और मुझे पता है कि इस नाम के मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं। तो मैं यहाँ सर्च करके देखता हूँ। तो ये सिस्टम अब मुझसे पूछेगा कि हमारे पास इस नाम के 1 से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो आप किसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो। तो हमें अब दोनों में से कोई एक स्टूडेंट पे क्लिक करके देखना पड़ेगा। और अब किसी एक पे क्लिक करने के बाद हम फिर सेम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पेज पे पहुंच जाएंगे। तो अभी हम फिर से बैक पर क्लिक करके सर्च पेज पर आ जाते हैं। तो इन चारों तरीके से हम किसी भी बुक या स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ 2 जगह पे हम स्टूडेंट और बुक को उसके आईडी के हिसाब से सर्च कर रहे थे, पर मान लो उस नंबर का स्टूडेंट या उस आईडी का बुक हमारे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं रहा तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं किसी भी रैंडम आईडी के साथ। अब देखिए हमें अलर्ट आया कि इस आईडी से कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। सेम चीज़ स्टूडेंट के बारे में भी होगी कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। तो हमने अभी बात कर ली है सर्च फंक्शन के बारे में। अब हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेंगे अपने इश्यू बुक फंक्शन के बारे में। अगर सिस्टम यूज़र के पास कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक लेकर आता है और बोलता है कि मुझे ये बुक चाहिए, तो यूज़र सिंपली उस स्टूडेंट से उसका लाइब्रेरी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा और बुक पे लिखी हुई बुक आईडी देखेगा और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एंटर करके इशू बुक पे क्लिक करेगा। तो चलिए हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और कोई एक बुक की आईडी डालते हैं। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दूंगा 91 और बुक आईडी है 4 और इशू बुक पे क्लिक कर दिया है। तो देखिए मुझे कंफर्मेशन भी मिल गया कि बुक इज़ इशूड टू स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे कोई रैंडम नंबर डालते हैं जो कि हमारे पास डेटाबेस में नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी डालता हूँ। तो देखिए हमें एरर मैसेज मिल गया कि इस नंबर का कोई स्टूडेंट या फिर इस आईडी का कोई बुक हमारे पास नहीं है। तो सर्च में जाकर हम सर्च बाय नेम करेंगे और सिलेक्ट करेंगे टाइटल द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। अभी आप देख सकते हैं कि इस बुक नंबर 4 का कलर रेड हो चुका है, मतलब ये बुक अभी किसी ने इशू कर ली है और हम उस पर क्लिक करके उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे कि इज इशूड में अभी हमारा येस हो चुका है, मतलब ये बुक किसी ने इशू कर ली है। हम ट्रांजैक्शन में जाकर और डिटेल्स भी देख सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 91 रजिस्ट्रेशन नंबर के स्टूडेंट ने, जिसका नाम विपुल कुमार है, 11 तारीख को उसने एक बुक इशू करी है और उसे वो 26 तारीख को रिटर्न करनी है, मतलब इशू करने के 15 दिन बाद। और ये पीरियड आप अपने हिसाब से कोड में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक्चुअल रिटर्न डेट में अभी कुछ नहीं है, मतलब अभी तक स्टूडेंट ने बुक रिटर्न नहीं की है और रिटर्न करने के बाद ये डेट भी यहाँ अपडेट हो जाएगी। तो हम आ जाएंगे वापस अपने इशू बुक सेक्शन में। तो यहाँ वापस आके मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ 91 एंड बुक आईडी 105। सो दिस बुक इज इशूड सक्सेसफुली। नेक्स्ट हम करते हैं बुक आईडी 80। ठीक है, ये भी बुक सक्सेसफुली इशू हो चुका है। अभी हम करते हैं बुक आईडी 70। ओके, ये भी बुक सक्सेसफुली इशू हो चुका है। तो चलिए एक बार हम स्टूडेंट इन्फो में चलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इशूड बुक में हमें 4 बुक दिख रहे हैं। यही चीज़ हम ट्रांजैक्शन में जाकर भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने अब तक जो भी बुक्स लिए हैं या रिटर्न करे हैं वो सारे यहाँ दिख रहे हैं। सारे रोज़ में हमें रिटर्न डेट खाली मिल रही है क्योंकि हमने तो बुक रिटर्न करवाई ही नहीं अब तक। चलिए वापस चलकर अब हम एक और बुक इशू करते हैं। बुक का आईडी नंबर डाल देते हैं 50। सो अब मैं जैसे ही यहाँ पे इशू बुक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एरर मैसेज मिल गया कि स्टूडेंट कैन नॉट इशू मोर देन 4 बुक्स। फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए सेम एरर मैसेज हमें बार बार दिखेगा। इसका मतलब हम किसी भी स्टूडेंट को 4 से ज़्यादा बुक एक साथ इशू नहीं करवा सकते। तो इस तरह हमने इशू बुक में काफ़ी सिनारियो देख लिए हैं। अब हम वापस डैशबोर्ड पे चल के रिटर्न बुक के बारे में भी देख लेते हैं।
ठीक है, अब मैं यहाँ रिटर्न बुक पे क्लिक करता हूँ। तो रिटर्न बुक में हम इशू किए गए बुक्स रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें हमें बस एक ही इनपुट फील्ड दिख रही है, वो है बुक आईडी की। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी आईडी डालकर देखते हैं, जैसे कि आईडी 54, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें एरर मैसेज मिला कि दिस बुक वॉज नॉट इशूड, मतलब हमने इस आईडी की बुक किसी को इशू की ही नहीं थी, तो रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो चलिए वापस सर्च में जाकर हम ऐसी कोई बुक आईडी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम रॉकेट साइंस बुक में जाकर देखते हैं कि इस टाइटल की बुक किसी ने इशू करी है क्या। तो हाँ, हम देख सकते हैं कि बुक आईडी 70 का कलर रेड है, मतलब अभी ये बुक इशूड है। तो हम रिटर्न बुक में जाकर ये बुक रिटर्न करते हैं। अब यहाँ रिटर्न बुक में आकर मैंने बुक आईडी 70 डालकर ओके कर दिया है। तो यहाँ पे अपने आप ही उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी हमें दिखने मिल जाएगी। बुक नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी ऑफ स्टूडेंट कि जिसने ये बुक इशू किया था, और स्टूडेंट का नाम। तो हम ये चीज़ें फिर से देख लेंगे और फिर रिटर्न बुक पे क्लिक कर देंगे, तो बुक रिटर्न हो जाएगी और हम एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइटल लिखा है ऑल ट्रांजैक्शंस। तो ये हमारे रजिस्टर की तरह है, जिस पे हमारे सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएंगे, मतलब जो भी बुक्स इशू या रिटर्न हुए हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी। तो इसके हेडिंग रो पे हम देख सकते हैं कुछ फील्ड्स, जैसे कि बुक आईडी, टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, इशू डेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट, एक्चुअल रिटर्न डेट और फाइन। सो नीचे वाले रोज में इनके अकॉर्डिंग हम डेटा देख सकते हैं। और ये टेबल लेटेस्ट इशूड बुक को सबसे ऊपर दिखाता है, मतलब जो बुक सबसे लेटेस्ट इशू हुई होगी वो सबसे ऊपर दिखाई जाएगी। तो अभी इस ट्रांजैक्शन रो में हम देख सकते हैं कि बुक आईडी 70, टाइटल रॉकेट साइंस, रजिस्ट्रेशन नंबर 91 और स्टूडेंट नेम विपुल कुमार। और ये बुक 12 दिसंबर को इशू की गई थी और 27 तारीख इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट है। अभी हमने एक्चुअल में रिटर्न की है ये 12 दिसंबर को, और इस पे फाइन लगा है 0 रुपीज़। और जो बुक हमने अभी अभी रिटर्न करी थी उसकी रिटर्न डेट भी यहाँ अपडेट हो गई है। तो अब हम इस बैग पे क्लिक करके वापस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, और यहाँ पे ये जो ऑल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन दिख रहा है ये हमें डायरेक्टली उसी पेज पे लेके जाएगा। तो अभी हम 9 में से 7 फंक्शंस को देख चुके हैं और अभी बाकी है बुक इन्फो और फाइन पेमेंट। चलिए अब हम देखते हैं बुक इन्फो के बारे में। तो जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि यहाँ पे हमें सारे बुक्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ बुक, ऑथर, कैटेगरी ऑफ बुक, प्राइस और डिटेल्स के कॉलम दिखेंगे। डिटेल्स में हमें 2 बटन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है इन्फॉर्मेशन का। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो हमें बुक्स के बारे में और डिटेल्स देखने को मिलेगी। पहले तो बेसिक चीज़ें जैसे कि टाइटल, ऑथर, कैटेगरी एंड प्राइस। उसके बाद टाइटल के टोटल कितने बुक्स लाइब्रेरी में थे, उनमें से कितने बुक इशू हुए हैं और अभी टोटल कितने बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो हम वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक नाइट बुक जिसके ऑथर है प्रिंस सिंह, कैटेगरी है हॉरर स्टोरीज। टोटल उस बुक लाइब्रेरी में थे 20 और उसमें से एक बुक इशू हो चुका है, तो अभी अवेलेबल बुक्स है 19। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ नीचे दिए गए अपडेट बटन पे क्लिक करके हम बुक्स की इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि इस बुक्स की कैटेगरी हॉरर स्टोरीज से मैं ऑथर्स कर देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बुक की कैटेगरी अभी अपडेट हो चुकी है। अभी हम वापस आते हैं बुक इन्फो पेज पे। इससे पहले कि हम डिलीट फंक्शन के बारे में देखें, आप ज़रा सोचिए कि जैसे हमने स्टूडेंट के केस में देखा था कि डिलीट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट वहाँ से सीधा डिलीट हो जाता था। वहाँ एक डिलीट करने से बस एक ही स्टूडेंट डिलीट होता था, पर यहाँ तो इस टाइटल के नीचे कई सारे बुक्स होते हैं। तो क्या डिलीट पे क्लिक करने से सारे बुक्स डिलीट हो जाएंगे? और अगर हमें बस सारे बुक्स डिलीट ना करके बस कुछ ही बुक्स डिलीट करने हैं, जैसे कि मान लो हमने गलती से 30 कॉपीज़ ऐड कर दी हो और हमें एक्चुअल में 25 ही बुक्स ऐड करने थे, तो वो एक्स्ट्रा के जो 5 बुक्स हमने ऐड किए हैं वही बस हमें डिलीट करने हो, तो वो हम कैसे करेंगे? तो चलते हैं, हम इस डिलीट पे क्लिक करके ही देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस डिलीट बटन पे क्लिक किया तो ये एक नया पेज खुल गया, जहां हमें उस टाइटल के जितने भी बुक्स थे उन सारे बुक्स के आईडी के बॉक्स दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ से जो भी पर्टिकुलर या एक्स्ट्रा बुक्स डिलीट करने थे वो डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये आखिरी वाले 2 बुक्स नहीं चाहिए तो हम उन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। और अगर मैं इस डिलीट पे अभी क्लिक करूँ तो हम अपने पेज पे वापस आ जाएंगे।
और हमें यहाँ सक्सेस मैसेज भी दिखेगा कि सिलेक्टेड बुक सक्सेसफुली डिलीटेड। तो हम वापस डिलीट पे क्लिक करके देखते हैं वो बुक्स डिलीट हो चुके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वो 2 बुक्स डिलीट हो चुके हैं। मान लो मुझे एक ही बार में सारे बुक्स डिलीट करने हैं, तो मैं ये सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट बुक पे क्लिक करता हूँ तो सारे बुक्स सिलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट पे क्लिक करके हम सारे बुक्स एक साथ डिलीट कर देते हैं। और क्योंकि हमने सारे ही बुक्स डिलीट कर दिए तो अब हमें वो बुक का नाम इधर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उस टाइटल के सारे बुक्स डिलीट हो चुके हैं। तो अगर मैं अब किसी और बुक के डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो हम वैसे ही पेज पे चले जाएंगे, पर हमें यहाँ पे एक रेड कलर में बुक आईडी दिख रहा है, मतलब उस आईडी की बुक अभी किसी ने इशू कर रखी है। तो क्या होगा अगर हम उसे डिलीट करने की कोशिश करें? तो चलिए करके देखते हैं। अब जैसे ही मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया तो हमें एरर मैसेज मिल गया कि इशूड बुक कैन नॉट बी डिलीटेड। मैं फिर उस बुक को कुछ और अवेलेबल बुक्स को सिलेक्ट करके डिलीट करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे वही एरर मैसेज फिर से मिला है, पर जो अवेलेबल ग्रीन बुक्स थे वो तो डिलीट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिलीट फंक्शन वर्क करता है। एक केस हम ऐसा भी देखते हैं कि हम कोई भी बुक सिलेक्ट नहीं करते और डिलीट पे क्लिक कर देते हैं, तो हम अपने मेन पेज पे वापस आ जाएंगे और साथ ही एक एरर मैसेज भी मिलेगा कि नो बुक्स वॉज सिलेक्टेड, मतलब हमने कोई बुक सिलेक्ट ही नहीं किया था और कोई बुक यहाँ से डिलीट भी नहीं होगी। तो ये था बुक इन्फो के बारे में। अब हम अपने डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इस फाइंड पेमेंट ऑप्शन के बारे में। तो मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई बुक इशू की है और वो सीमित समय से पहले वो बुक वापस नहीं करता, तो उसे कुछ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कुछ फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वो समय लिया है 15 डेज और फाइन माना है कि 5 रुपीज़ पर डे। अभी हम ऑल ट्रांजैक्शन में जाकर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि यहाँ पे इस स्टूडेंट ने 12 तारीख को ये बुक इशू करी थी और एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट है 27। अगर एक्सपेक्टेड डेट से एक दिन बाद बुक रिटर्न करता है तो उसे 5 रुपये फाइन लगेगा। 2 दिन बाद देगा तो उसे 10 रुपये चार्ज लगेगा। तो इसका डेमो दिखाने के लिए मुझे डेटाबेस में जाकर डेट्स में कुछ चेंज करने होंगे। अभी खोल लेता हूँ मैं मेरा MySQL वर्कबेंच। अब मैं चलता हूँ मेरे लाइब्रेरी MS डेटाबेस के अंदर। उसके अंदर ट्रांजैक्शन टेबल में हम डेट्स में कुछ चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चेंजेस डेटाबेस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन की मदद से अगर मैं करूँगा तो बुक रिटर्न करने के लिए मुझे सही में 15 दिन रुकना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मैं बुक इशू डेट करता हूँ 10/10/2021 और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट होगी 15 दिन बाद, यानी कि 25/10/2021। और मान लेते हैं स्टूडेंट ने ये बुक एक्चुअली रिटर्न करी है 29 अक्टूबर को, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट के 4 दिन बाद। तो चलिए हम ये चेंजेस स्टोर कर लेते हैं और वापस से अभी अपने एप्लीकेशन में चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आकर ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ फाइन 20 रुपीज़ अपडेट हो चुका है। यही सेम चीज़ हम इस वाले स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस स्टूडेंट का फाइन हमें दिख रहा है 20 रुपीज़। तो यही फाइन हम फाइन पेमेंट टैब में जाकर भर सकते हैं और फिर उस स्टूडेंट का फाइन पे हो जाएगा। तो अब हम आए हैं फाइन पेमेंट में, तो हम डालते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और फाइन अमाउंट 20 रुपीज़। तो हम यहाँ से पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट इन्फो पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे अब हम फाइन देख सकते हैं कि अपडेट होके 0 हो चुका है। इसका मतलब अभी स्टूडेंट के ऊपर कोई फाइन नहीं है और उसने उसकी पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे हम एक और सिचुएशन की बात करते हैं। सोचिए अगर किसी स्टूडेंट से बुक गुम हो जाती है और वो बुक स्टूडेंट रिटर्न नहीं कर पाता या फिर बहुत दिन बाद रिटर्न करता है, तो क्या 5 रुपये पर डे के हिसाब से उसका फाइन बहुत ज़्यादा हो जाएगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसका फाइन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर बुक के प्राइस जितना हो सकता है उससे ज़्यादा नहीं। चलिए फिर एक बार डेटाबेस में जाकर हम कुछ डेट्स मैनिपुलेट करते हैं। अब मैं डेटाबेस में आ गया हूँ। तो चलिए जैसे कि हम देख रहे थे हमें इशू डेट और एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट चेंज करनी है। तो मान लीजिए हमने बुक इशू की थी 1/1/2021 को और उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट थी 16/1/2021। तो यहाँ पे ये चेंजेस सेव करके हम वापस अपने एप्लीकेशन में आ जाएंगे और ऑल रिकॉर्ड्स में जाकर देखेंगे कि फाइन की वैल्यू क्या है।
तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के लिए फाइन अपडेट हो गया है। मतलब मैक्सिमम फाइन ये बुक के प्राइस जितना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैं अभी इस बुक आईडी को सर्च करके एक बार उसकी प्राइस चेक करके देखता हूँ कि इसकी प्राइस सेम है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखने से मिल जाएगा कि हाँ, इस बुक की प्राइस उतनी ही है। तो चलिए अब हम आते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड पे। अब आपको ये डैशबोर्ड पे कुछ बटन दिख रहा होगा, तो इस पे क्लिक करने से हम अपने ऐप से लॉग आउट हो जाएंगे। देखिए, क्लिक करने के बाद हम वापस से अपने लॉगिन पेज पे पहुंच चुके हैं। तो ये था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट का डेमो। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये प्रोजेक्ट मुझसे लेते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट की एक जिप फाइल प्रोवाइड कर दूंगा और उस जिप फाइल को आप अपने सिस्टम में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी ये जिप फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली है। और फिर इस फोल्डर का या फाइल का जो भी पाथ है वो हम इक्लिप्स में खोल लेंगे। चलिए मैं अपना इक्लिप्स खोलता हूँ। तो हम इस फाइल के पाथ को यहाँ से ब्राउज करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे इक्लिप्स में खुल गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से कुछ वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए कि आप वो कैसे कर पाएंगे। तो हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सपांड करेंगे, फिर इस सोर्स मेन जावा में जाएंगे, फिर उसके बाद एंटिटीज पैकेज में जाएंगे और उसके बाद खोल लेंगे इस constant.java को। तो ये क्लास यहाँ पे खुल गया है। तो आप यहाँ पे कुछ फील्ड देखेंगे जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, फाइन पर डे, रिटर्न ड्यूरेशन एंड बुक लिमिट। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से चेंज करके प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप बुक की कैटेगरी लिस्ट की वैल्यूज़, ब्रांचेस, ईयर्स और डिविजन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये प्रोजेक्ट आपको अपने डेटाबेस से भी लिंक करना पड़ेगा। तो अभी आप कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ से सिंपली रिसोर्स फोल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस application.properties फाइल को खोल लेंगे। यहाँ पे आप अपने डेटाबेस के हिसाब से कुछ वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रोजेक्ट को किस पोर्ट पे रन करना चाहते हैं तो वो पोर्ट आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मेरा अभी है 9096, तो आप अपने हिसाब से कुछ और पोर्ट भी डाल के इस प्रोजेक्ट को उस पे रन कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे अपने डेटाबेस का URL देना होगा, फिर डेटा सोर्स का यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में रूट रहता है। पर मैंने चेंज करके ये स्टूडेंट कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है। उसके बाद आप अपने ड्राइवर का नाम, डायलेक्ट और या हाइबरनेट ऑटो DDL ऐसे ही रख सकते हैं, या उसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये DDL ऑटो तो अपडेट ही रहेगा, जिससे डेटाबेस में कनेक्ट होते ही आपके टेबल्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे URL दे रखा है, तो इसमें जो आखिरी में लिखा है लाइब्रेरी MS, उस नाम का डेटाबेस सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं इसे चेंज करता हूँ और ये चीज़ हम कैसे करते हैं ये दिखाता हूँ। तो अभी मैं इस लाइब्रेरी MS को लैब डेमो कर देता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी MS का डेटाबेस मेरे MySQL में पहले से क्रिएट हो चुका था। तो ठीक है, मैंने अभी इसे लैब डेमो कर दिया है और अब हम अपना MySQL वर्कबेंच खोल लेंगे। यहाँ आकर मैं एक सिंपल क्वेरी लिखूँगा जिससे कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्वेरी लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस लैब डेमो और सेमीकोलन, और मैं इसे सिंपली रन कर देता हूँ। तो हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है और लैब डेमो नाम का डेटाबेस तैयार हो चुका है। तो अब हम वापस से इक्लिप्स में आएंगे और मेन प्रोजेक्ट फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और फिर रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। तो हमारा प्रोजेक्ट अभी रन हो चुका है। तो ब्राउज़र पे जाके हम अपने प्रोजेक्ट का लोकल होस्ट पोर्ट और मेन URL डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना URL डाल दिया है और एंटर दबाता हूँ। तो देख लीजिए हमारा प्रोजेक्ट चलने लगा है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि इस प्रोजेक्ट में स्टाइलिंग के लिए मैंने कुछ CSS लगाए हैं, तो उसके हिसाब से ये मेरे लैपटॉप पे सही से दिख रहा है। पर शायद आपके लैपटॉप के स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फ्रंट एंड में कुछ चीज़ें हल्की सी इधर उधर भी हो सकती है। तो इन्हें बस आपको CSS फोल्डर में जाकर थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। बाकी सब कुछ तो वैसा ही चलेगा जैसे मैंने डेमो में दिखाया। तो ये था पूरा डेमो इस प्रोजेक्ट का।
तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए। और ये प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।